हेलो एंड वेलकम टू आवर म्यूचुअल फंड शो। और आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर राहुल अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट एक्विटीज एट बंधन एएमसी। वेलकम टू द शो मिस्टर अग्रवाल। थैंक यू मैम। अग्रवाल जी, अगर हम आज के मार्केट्स की बात करें तो बहुत अनसर्टन मार्केट्स हो चुके हैं। आप टैरिफ्स की बात करें, इंडिया पे 50% टैरिफ अब लग चुका है। उसके चलते हुए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात हो रही है। सितंबर में हो सकता है कि स्लैब्स में बदलाव हो जीएसटी के। जो अनिश्चितता का माहौल जो है वो बाजार को सप्रेस कर रहा है और बाजार उभरने की कोशिश में तो है पर उभर नहीं पा रहा। तो ऐसे में आपकी आपकी इस समय बाजार पे क्या राय है? आपने सही कहा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार को एक सही दिशा नहीं दे पा रही है। दे वी आर उस हिसाब से बहुत वोलेटाइल एक एनवायरनमेंट बन गया है, क्योंकि एवरी जी। टाइम एक पॉजिटिव कुछ न्यूज़ आती है तो साथ में ग्लोबल नेगेटिव भी साथ में कुछ आ जाता है, जिसपे एक तरीके से कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी कंपनी का या कि इवन फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। तो उस चक्कर में मार्केट हैज बीन चॉपी, और वो मेरे को जो लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर हम लोग उस फेज में हैं जहाँ पे ये अनसर्टेनिटीज हमें मार्केट में थोड़ा साइडवेज मूवमेंट ही दिखाई देने को मिलेगा। एंड इसीलिए मेरा जो ओके। अप्रोच है अभी वो कॉशन का ही है मार्केट के ऊपर। जी। जो हम्म। एक तरीके से आप देखो तो हमारे जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन भी काफ़ी नीचे आया हुआ है। हमारा जो ग्रोथ है, जी। अर्निंग्स ग्रोथ भी बहुत वीक है। लास्ट 2-3 क्वार्टर जी। में हमने देखा कि हमारा सिंगल डिजिट ग्रोथ आ रहा है सेल्स में। तो ये सब फैक्टर्स की जी। वजह से जब आपकी अर्निंग्स भी वीक है और आपका लिक्विडिटी एंगल भी थोड़ा वीक है, उसमें हम हम्म। देखते हैं कि मार्केट थोड़ा सा वीक ही रहना चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में। बट देयर विल बी पॉकेट्स, मतलब जी। कुछ कुछ पॉकेट्स में हमें अभी भी वो पॉजिटिविटी हम्म। दिखती है जहाँ पे पैसा बनने का उम्मीद है। बट ब्रॉड मार्केट पे हम्म। हम अभी भी लगता है कि थोड़ा सा रिस्क बिल्ट इन पूरा मार्केट में अभी तक हुआ नहीं है। एंड हम्म। कंक्लूसिवली वी डोंट नो कि वहाँ पे क्या इम्पैक्ट आएगा और वो पॉलिसीज जी। चेंज की क्या इम्पैक्ट आएंगी। और जैसे आपने कहा जीएसटी हम्म। कट का, तो हमें उसमें फाइन प्रिंट के लिए वेट करना चाहिए, एक कंक्लूसिव व्यू लेने। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल जी। हमको फाइन प्रिंट का ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारी खबरें जो है वो जीएसटी को लेके इस बार सुनने को मिल रही है। पर एक चीज़ तो है, क्योंकि जीएसटी में बदलाव होगा तो कंज़म्पशन को बूस्ट करने के लिए सरकार पूरे कदम उठा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कहीं न कहीं ऑफ ट्रैक हो रही है। और उसका ऑब्वियस रीज़न्स बहुत सारे हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, आपकी टैरिफ्स है, जो हमारे पे दबाव बना सकते हैं, और हमको अपनी ग्रोथ को संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कंजम्पशन एक ऐसा स्पेस है जो अच्छा लग रहा है। कंजम्पशन में भी बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे वर्टिकल्स है जहाँ पे हम परफॉर्मेंस देख पाएंगे। तो ऐसे में कंजम्पशन स्पेस में आपको इस समय क्या अच्छा लग रहा है? विच ऑफ द वर्टिकल्स, विच ऑफ द सेक्टर्स आर यू लाइकिंग द मोस्ट? So if you look at last 2-3 quarters, auto has been one sector जहाँ पे earnings थोड़ी सी वीक रही है। एंड जी। बिकॉज जीएसटी कट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ऑटो सेक्टर में जाता है, जिसमें हमें जी। एक्सपेक्टेशन है कि अगर जो रूमर्स हैं उसमें वैसे नंबर्स आए जीएसटी कट के, हम्म। तो आपको दिख सकता है एक हम्म। 8 से 10% का रिटेल प्राइस कट पॉसिबल है। एंड उसकी जी। वजह से एक डिमांड बूस्ट ऑटो में पॉसिबली हम देख रहे हैं सेकेंड हाफ में आ सकती है। सो वो एक सेक्टर है जो हम्म। इनिशियली ग्रीन शूट्स एक दिखा सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 जी। ईयर के परस्पेक्टिव से। उसके अलावा ओके। ड्यूरेबल्स एक अनदर सेक्टर है जहाँ पे अगेन जो अगर कट आता है फ्रॉम 28 to 18%, तो आपका अनदर लेग ऑफ कंजम्पशन अपटिक वहाँ पे आ सकता है। पर उसमें एक हम्म। खाली कैविएट मैं ये डालूंगा कि नॉर्मली अगर आपकी लेटेंट डिमांड नहीं है सेक्टर में, जी। तो जी। थोड़ा सा वो कैटेगरी प्राइस इन इलास्टिक हो जाता है। उसमें अगर ओके। आपको कोई चीज, कोई अप्लायंस की समझो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भले वो हम्म। अप्लायंस 20% नीचे मिले, आप जाके वो लेना उस समय पसंद नहीं करोगे। तो वो कैविएट हम्म। अपने को याद करके वो सेक्टर में थोड़ा सा कॉशियसली वी शुड बी ट्रेडिंग। बट ऑटो इज वन सेक्टर हम्म। जहाँ पे यस वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सम अपटिक दैट कैन कम इन द सेकेंड हाफ। राहुल जी, इस समय जो मार्केट को अगर गिरने नहीं कोई दे रहा है वो है
म्यूचुअल फंड डीआईआईज का पैसा, क्योंकि डीआईआईज का पैसा मार्केट में आ रहा है, उस वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। मैं आज एक रिपोर्ट ही पढ़ रही थी जहाँ पे ये माना जा रहा था कि अगर डीआईआईज का सपोर्ट नहीं होता और एसआईपीज जो इतना अच्छा कर रही है उसका सपोर्ट नहीं होता, तो वो मस्त निफ्टी जो है यहाँ से 15% और नीचे होता। तो कहीं ना कहीं डीआईआईज जो है वो काफ़ी सपोर्ट मार्केट को दे रहे हैं, और एफआईआईज की वापसी थोड़ी मुश्किल लग रही है, क्योंकि अर्निंग्स की विजिबिलिटी अभी थोड़ी बहुत क्लाउडी है, हेजी लग रही है। तो ऐसे में डीआईएस का सपोर्ट आपको लगता है कि जारी रहेगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम द एएमसी सेक्टर एंड इंडस्ट्री। तो अभी तक रिस्पॉन्स कैसा रहा है, और क्या वो पैनिक बटन जो पहले प्रेस हुआ करता था 10 साल पहले, क्या बदलाव हमको, क्या परसेप्शन में चेंज है आपको दिख रहा है इस समय? सो मैम, अगर आप डोमेस्टिक लिक्विडिटी देखोगे, जो द फेथ दैट द रिटेल इन्वेस्टर्स हैव पुट इन, एंड उन लोग का एक व्यू जो पहले मोस्ट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स में दे यूज टू गेट जिटरी, आज के दिन में वो जी। नहीं दिख रहा है। एंड दे आर लुकिंग एट मल्टी ईयर रिटर्न्स एंड नोइंग दैट कि नियर टर्म वोलेटिलिटी हमें झेलना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक हम्म। पोर्टफोलियो बिल्डअप होगा नेक्स्ट 5 7 ईयर्स 10 ईयर्स में। तो उसकी वजह से हम्म। मेरे को लगता है डोमेस्टिक लिक्विडिटी विल रिमेन स्ट्रांग। और उसका कारण ये भी हम्म। है कि अगर आप देखोगे तो आपके पास लॉट ऑफ अदर रेवेन्यूज जो असेट क्लासेस के हैं, वो एज अट्रैक्टिव इन द पास्ट नहीं रहे हैं। एंड इवन टुडे, इफ यू लुक एट लेट्स से अ सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट, उसमें आपको 2.5 4% आपको मिलता है। उसके मुकाबले हम्म। म्यूचुअल फंड्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड लुक्स लाइक अ हम्म। बेटर ऑप्शन। सो वो हिसाब से हम्म। अगर आप देखोगे तो दैट मनी ड्यूरेबल इन सम वे इट बिकम्स ऑन द डोमेस्टिक साइड। नाउ द हम्म। प्रॉब्लम इन सम वे, जो आप एफआईआई फ्लोज का हम लोग अगर बात करें, सी व्हाट इज जी। हैपनिंग इज कि मैं आपको थोड़ा सा, वी विल टेक मे बी स्टेप बैक एंड जूम आउट, थोड़ा सा 2 3 डेकेड पहले हम्म। अगर मैं देखूं, तो क्या होता जी। था कि आपका एक डॉलर की एक स्ट्रेंथ थी, जो एवरी टाइम यूएस की जब ट्रेजरीज ऊपर जाती है, तो द डॉलर यूज टू गो हम्म। बैक, एंड दैट यूज टू इन सम वे फॉर्म अ फ्लोर टू द यूएस मार्केट्स। आज के दिन हम्म। में वो एक पॉजिटिविटी इंडिया एफआई फ्लोज के पास है कि वो एक जो कोरिलेशन था वो एक ब्रेक हो रहा है। बट एट द सेम अच्छा। टाइम अगर आप लास्ट कपल ऑफ मंथ्स का देखोगे, तो यूएस के जो हम्म। इकोनॉमिक सरप्राइजेस हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। सो दैट्स वाई अच्छा। थोड़ा सा जो पैसा है दैट कैन मूव बैक इनटू यूएस। एंड ऑल्सो वहां पे जब ओके। रेट कट साइकिल नाउ इट इज एक्सपेक्टेड इन द फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, तो नॉर्मली हिस्टोरिकली हम्म। हमने देखा है कि रेट कट साइकिल्स में थोड़ा सा पैसा मूव्स बैक इनटू यूएस एज वेल। सो दैट्स अनदर अच्छा। रीजन वी हैव टू बी अ बिट मोर कॉशियस। एंड ऑब्वियसली हम्म। अपना जो करंट अकाउंट है, वी हैव बीन स्ट्रांग, बट एट द सेम टाइम आप हम्म। ये भी देखना चाहिए कि लास्ट मंथ में वी हैव नॉट बीन दैट स्ट्रांग। अपने एक्सपोर्ट्स करेक्ट। की सर्विसेज साइड हैज नॉट पिक्ड अप द स्ट्रेंथ व्हाट वाज देयर हम्म। 3 मंथ्स बैक, वो अभी नहीं है। तो आपका करंट हम्म। अकाउंट भी थोड़ा सा स्टार्टिंग टू शो सम क्रैक्स, और वो अगर हम्म। गेट्स वाइडर इन द नेक्स्ट सेकेंड हाफ, बिकॉज सी अगर आपका हम्म। कंजम्पशन पिकअप होता है तो इन सम वे इंपोर्ट्स पिकअप होगा, तो उस समय बिल्कुल। करंट अकाउंट फिर आपका इम्पैक्ट होगा। तो सडनली फिर रुपी करेक्ट। ऑल्सो विल गेट इम्पैक्टेड। एंड हम्म। अदर प्रॉब्लम फॉर एफआईआई इन सम वेज कि अगर आप देखोगे तो डीएक्सवाई हैज फॉलन फ्रॉम 110 टू नाउ हम्म। 98, बट अपना जो रुपी का हम्म। लेवल है दैट्स स्टैग्नेंट एट सम 87 87 एंड हाफ। तो वी हैव अंडर राइट। परफॉर्म्ड ईएम करेंसीज ऑल्सो टू दैट एक्सटेंट, एंड दैट ट्रेंड यस। कैन कंटिन्यू अगर, बिकॉज वी आर नाउ, अगर टैरिफ्स के हिसाब से भी आप देखोगे, नाउ वी आर वन ऑफ द वर्स्ट जी। हु इज इम्पैक्टेड। 6 months हाँ। back, अगर we would have had a conversation, तो we would have thought कि India will be the best place, right? अपने को यस। 10% करेक्ट। टैक्स आएगा, बट नाउ वी आर द जी। वर्स्ट। तो ये हम्म। सब जो फैक्टर्स हैं विल कीप रुपी ऑल्सो इन सम वे अंडर प्रेशर, मेरे को लगता है। और बिकॉज सर्विस एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो नाउ स्टार्टिंग टू सम वे स्टेबलाइज, आई थिंक दैट अगेन विल एड प्रेशर। तो उस केस में एफ आई जी। ऑल्सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग रन ऑफ इन द सेकेंड हाफ। हम्म। और आपका जो पॉइंट है हम्म। कि अगर डीआईए फ्लो नहीं होता कि मार्केट गिर जाता, सी देयर इज अ सेल्फ हम्म। फुलफिलिंग वे ऑफ मार्केट विच इज देयर इन सम वे। अगर डीआईए पैसा ओके। नहीं होता तो इनिशियली एफआईआई के फ्लो की वजह से मार्केट एक नी जर्क 10% या 15% गिरता, एंड देन एफआईआई जी। सेल्स वुड हैव स्टॉप्ड क्योंकि वैल्यूएशंस वुड लुक सो अट्रैक्टिव,
So then though that much करेक्ट, FII selling would not have happened only. तो आपका एक वो करेक्ट। सेल्फ फुलफिलिंग एक तरीके से है, क्योंकि DII खरीद खरीद रहा है, सो देयर इज सम FII सेलिंग बिकॉज द प्राइस इज कांस्टेंट. लाइक 1 year market is करेक्ट। broadly flat. तो हम्म। for the FII, it becomes still हम्म। a reason कि चलो let's sell. But if market would have fallen हम्म। by 5-10%, in the historically also we have seen that a lot of people stop selling हम्म। because it reaches a risk reward zone what you have in your mind. हम्म। तो वो भी एक फैक्टर रहता हम्म। है इन द सेलिंग. राहुल जी, ये बताइए कि अर्निंग्स में थोड़ा बहुत ये माना जा रहा है कि क्वार्टर टू अर्निंग से पहले कुछ उम्मीदें थी, लेकिन अब हो सकता है कि क्वार्टर टू की अर्निंग्स भी थोड़ी टिपिड ही रहे, क्योंकि अगर जीएसटी का कंजम्पशन बूस्ट मिलता है तो वो नेक्स्ट क्वार्टर पे स्पिलर होगा, और इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत फिर दबाव देखने को मिल रहा है। एक की एक रिपोर्ट भी आई थी वो जो ऐसा बता रही थी कि वी माइट सी अगेन वी माइट सी सम बिट ऑफ ए प्रेशर ऑन क्वार्टर टू अर्निंग्स। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए या एएमसीज के लिए हाउ डिफिकल्ट ये हो गया है कि स्टॉक सिलेक्शन हैज बीन डिफिकल्ट बिकॉज अर्निंग विजिबिलिटी आपको भी नहीं है और किसी को भी नहीं है। या सो क्वार्टर टू आप सही बोल रहे हो कि क्वार्टर टू एक तरीके से मोस्ट केसेस में वाइट वॉश रहेगा. एंड हम्म। बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ, मतलब एक तरीके से हमें उसे वन ऑफ लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ ट्रांजिशन. हम्म। मतलब अगर जीएसटी कट इज एक्सपेक्टेड इनटू द मार्केट्स, तो एक ट्रांजिशन हम्म। फ्रॉम अ चैनल पर्सपेक्टिव आता है, फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव आता है. एवरीवन वेट्स फॉर इट. जी। तो ऐसा हम्म। नहीं है कि डिमांड चला गया है. सो नॉर्मली अगर आपकी कंप्लीटली आपको डिमांड जाता हुआ दिखता है, तब आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन बहुत सीवियर होता है. बट जब एक हम्म। पोस्टपोनमेंट लगता है कि ये पोस्टपोन हो गया है, तब हमें लगता है कि एक वन ऑफ हम्म। टाइप क्वार्टर टू रहना चाहिए. इसमें खाली एक हम्म। चीज मैं ऐड करूंगा कि हमें फाइन प्रिंट्स बहुत जल्दी मार्केट को दे देना चाहिए, ताकि मार्केट हम्म। स्टेबलाइज रहे एंड वो अनसर्टेनिटी में डजेंट कीप गेसिंग. सो अगर वो फाइन जी। प्रिंट में हम लेट करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी ऑन एनिमल स्पिरिट्स एक तरीके से क्रिएट करता है, विच लीड्स टू लॉट मोर हम्म। इश्यूज. बट अगर फाइन प्रिंट जल्दी आ हम्म। जाता है, तो एवरी वन मार्केट वो पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा, एंड वो आपकी डिमांड फिर क्यू हम्म। थ्री से यू विल स्टार्ट सीइंग बाउंसिंग बैक. बट Q2 यू आर राइट, वी हम्म। आर एक्सपेक्टिंग अ वाइट वॉश. एंड मेरे हिसाब से वो हम्म। एक वन ऑफ है, उसको आपको वो रिजल्ट को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए जितना बाकी क्वार्टर रिजल्ट्स हम्म। को हम देते हैं. इस समय आपकी स्ट्रेटजी क्या है? हाउ यू प्लेइंग द मार्केट्स? सो मैं नॉर्मली मैं एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लेके चलता हूँ मार्केट्स में. एंड नेक्स्ट 6 months to 1 year व्हेन आई सी, मेरी प्रोबेबिलिटी में बेस केस प्रोबेबिलिटी अगर मैं डालूंगा तो वो है हाई सिंगल डिजिट काइंड ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट. और जो मे बी 60-65% प्रोबेबिलिटी में मैं प्ले करूंगा. मेरी अभी भी हम्म। 15% प्रोबेबिलिटी, 20% प्रोबेबिलिटी ये होगी कि मार्केट यहाँ से भी आपको मे बी हाई डबल डिजिट काइंड ऑफ रिटर्न्स दे सकता है, अगर जीएसटी कट, सेवेंथ पे कमीशन, आरबीआई रेट कट, हम्म। ये सब सब हम्म। एक्चुअली में ये सब स्टिमुलस लीड्स टू डिमांड कमिंग बैक. अगर वो हुआ तो हम्म। अगेन मार्केट का अर्निंग्स रिवाइवल अपने को दिखेगा. एंड उसमें उस हम्म। प्रोबेबिलिटी में आई थिंक मार्केट कैन स्टिल गिव यू डबल डिजिट हेल्दी रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 1 year. एक प्रोबेबिलिटी ये भी हम्म। मैं रन कर रहा हूँ जो मे बी छोटी है, 10-15%, वेर इन द मार्केट कैन हम्म। गो डाउन मे बी 10-15% ओवर द नेक्स्ट 1 year. उसकी फैक्टर्स हम्म। ऑब्वियसली यही होगी कि अगर यूएस कंटिन्यूज टू डू वेल, उसकी जो सरप्राइजेस हमें दिख रही हैं लास्ट 2 महीने से, वो सरप्राइजेस हम्म। कंटिन्यूज. एंड एट द सेम टाइम हम्म। यूएस का रेट कट साइकिल एक्चुअली बेनिफिट्स उनको, टैरिफ से जो पैसा आ रहा है दे आर एबल टू स्पेंड इट हम्म। वाइजली. And all of that leads to a US GDP print coming much better. So a very good US, हम्म। I think, will do wherein the Indian markets may not do that well. And also हम्म। अगर यूएस बहुत खराब करता है, लेट्स से कुछ भी वर्कआउट नहीं करता है यूएस, एक तरीके से उसकी टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, लेकिन साथ में ग्रोथ हम्म। नहीं आता है उसका, और हम्म। यूएस 10 year also doesn't come down despite the rate cut, so हम्म। transmission doesn't happen. तो देन आई हम्म। थिंक इट विल बी अ वेरी बैड स्पेस फॉर यूएस. एंड अगर यूएस का बहुत नेगेटिव प्रिंट्स आने चालू हो गए, दैट ऑल्सो इज नॉट गुड फॉर. हम्म। सो एन एक्सट्रीम यूएस बेसिकली इज वेयर इंडिया विल हम्म। नॉट डू वेल. सो इन हम्म। प्रोबेबिलिटीज के साथ आई एम वर्किंग एंड बिल्डिंग द फंड एज ऑफ नाउ. सो अगर आप लार्ज एंड मिड हम्म। कैप फंड विच आई एम मैनेजिंग, इफ यू सी दैट
60-62% हम ग्रोथ एक्सपोजर में अभी उसको रख रखे हैं, टू टेक केयर ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी वे मार्केट गिव्स यू मे बी हाई सिंगल डिजिट रिटर्न्स, एंड थोड़ा बहुत हमारे सिक्लिकल्स बास्केट एंड द वैल्यू बास्केट को मिला के हमारा 30-35% एक्सपोजर उसमें है, टू टेक केयर ऑफ द अदर। अगर मार्केट यहाँ से फिर बीटा रैली आ गया तो उसका फिर बेनिफिट लेने के, सो आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो मेरे को आज दिख रही है नेक्स्ट 1 ईयर के हिसाब से, इन नन ऑफ देम आई गेट कॉट ऑन द रॉन्ग साइड। सो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट ट्राइंग टू बिल्ड द पोर्टफोलियो, वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंस हमने डिसाइड किया। लेटली बहुत सारे फंड मैनेजर्स मैनेजर्स का ये मानना है कि लार्ज कैप में अपना एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ा दीजिए और स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा दूर रहिए, लेकिन अगर हम रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स हैव परफॉर्म बेटर देन द बेंचमार्क्स। आपका इस समय नज़रिया क्या है? अगर आपको अपने रिस्क को कंटेन करना है, लिमिट करना है, तो इट इज़ बेटर टू स्टिक टू लार्ज कैप फंड्स? सो आप देखो कि लार्ज कैप, आई एग्री विद इन सम वे कि लार्ज कैप के साथ आपको जुड़ना चाहिए फॉर रिस्क इन दैट सेंस, बट वैल्यूएशन अच्छे हैं, वैल्यूएशन कंपैरेटिवली अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकली दे आर वेरी चीप, बट कंपेयर टू अ मिड कैप दे आर मच बेटर। बट एट द सेम टाइम ग्रोथ डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है बिटवीन अ मिड कैप एंड लार्ज कैप जो हमें दिख रहा है। सो फ्रॉम अ स्मॉल कैप पर्सपेक्टिव अगर मैं देखता हूँ तो मुझे अभी भी वो पॉकेट्स दिखते हैं जहाँ पे मेरे को आउटसाइज्ड ग्रोथ मिलता है एट मच चीपर वैल्यूएशन। सो मेरा जो प्रेफरेंस है एंड दैट रिमेन्स was there for the last 2 years also. Even now, I believe कि next 3 to 5 years perspective, small cap segment overall in the fund for large mid also, I have a higher allocation. मेरे जो इंडेक्स है उसमें स्मॉल कैप 2-3% है, बट मेरा एलोकेशन हैज नॉर्मली बीन इन द 15 to 20% रेंज. So I continue to have that allocation and I believe next 3 to 5 years स्मॉल कैप में आपको वो अपॉर्चुनिटीज दिखती रहेंगी जो वैल्यूएशन में भी सस्ती हैं और आपको ग्रोथ भी ज़्यादा दे रही है। टैक्टिकली नेक्स्ट 6 months to 1 year में मैंने थोड़ा सा लार्ज कैप एलोकेशन बढ़ाया है, बट एट द सेम टाइम अच्छा। उसमें मेरा जो चर्न है वो भी हाई है। मिड कैप एज अ हम्म। सेगमेंट क्योंकि बहुत ही क्राउडेड सेगमेंट है, उसकी वजह जी। से आई थिंक ये वैल्यूएशन का जो प्रीमियम मिड कैप को मिलता है वो हो सकता है वो कंटिन्यू रहे जब तक अर्निंग सपोर्ट है। लास्ट 2-3 क्वार्टर से हमने देखा है कि वो अर्निंग सपोर्ट है, मिड कैप आउटसाइजली लार्ज कैप और स्मॉल कैप को ग्रो कर रहा है डबल डिजिट्स में। जी। वो अगर कंटिन्यू रहा नेक्स्ट 6 months 1 ईयर तो डी रेटिंग का कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं है मिड कैप्स में। सो दैट्स वाई मिड कैप विल देन नॉट फॉल ऑफ द क्लिफ। बट अगर एट एनी पॉइंट मेरे को लगा कि जहाँ पे मिड कैप की अर्निंग स्लो डाउन मेरे को दिख रही है बहुत, उस समय आई थिंक वो वैल्यूएशन जो प्रीमियम है वो सस्टेन करना मुश्किल रहेगा एंड तब हमें करेक्ट। मिड कैप में एक बड़ा अंडरवेट पोजिशनिंग बनाना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ जो मेरी रेगुलेटरी लिमिट है मिड कैप में मैं उतना ही रन कर रहा हूँ इन द फंड। बट ओवरऑल आई फील जो अर्निंग्स का ग्रोथ दिख रहा है वो मिड कैप में ज़्यादा है, लार्ज कैप स्मॉल कैप एज ए इंडेक्स कम है, बट वैल्यूएशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है मिड कैप का। तो हमें बहुत ही जी। स्टॉक पिकिंग बहुत कंसंट्रेशन में और जो भी आपको बहुत चूज ही रहना पड़ेगा उस सेगमेंट में, तभी आप उसमें सही से करेक्ट। वेल्थ क्रिएट कर पाओगे आप। आजकल इंडेक्स फंड्स के बहुत पॉपुलर हो चुके हैं रिटेल निवेशकों में। क्या ये राइट चॉइस है सर? सी इंडेक्स फंड आप में, क्योंकि इंडेक्स इटसेल्फ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक एल्गोरिथम होता है बिकॉज ऑन सम फ्री फ्लोट मार्केट कैप एंड ऑल दोज थिंग्स आर वेरी डायनामिक इन माय ओपिनियन। एंड ये जो मार्केट है व्हेन यू हैव सच अ वोलेटाइल मार्केट ना, तो आपके जो विनर्स हैं और जो लूजर्स हैं ना उनमें गैप बहुत ज्यादा होता है। तो मेरी ओपिनियन तो यही है कि जब आपका वोलेटाइल मार्केट रहे व्हेन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ द विनर्स आर का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, उस केस में स्टॉक पिकिंग एज अ स्किल का वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अ जी। इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट सेंस। इसीलिए आप देखोगे तो एक्टिव मैनेजर्स का अल्फा ओवर द इंडेक्स लास्ट 4-5 years हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब भी वोलेटाइल करेक्ट। मार्केट रहेगा तो एक एक्टिव मैनेजर के पास बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है स्टॉक पिकिंग की।
But when there is a very जी। stable market, जहाँ you don't have too many opportunities of stock picking या uh, there is no volatility in policies, global trade, तो आपका सब मार्केट शेयर्स आर स्टेबल, प्राइसिंग इज स्टेबल, तो उस हम्म। केस में एक एक्टिव मैनेजर का रोल टू सम एक्सटेंट गेट्स डिमिनिश्ड। बट ऐसे वोलेटाइल हम्म। एनवायरनमेंट में तो एक एक्टिव मैनेजर इज आई बिलीव अ बेटर बेट कंपेयर टू इंडेक्स। सो ऐसे वोलेटाइल एनवायरनमेंट में किसी को अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना हो तो कौन सी फंड्स है जो उसके बास्केट में होना चाहिए? या अगर अगर एक मार्जिनल इन्वेस्टर आज देखता है और अगर उसका व्यू है कि वो 5-7 साल 10 साल तक होल्ड करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट 10 साल के बाद की है, तो मैं आज भी सोचता हूँ कि आपका लार्ज एंड मिड एक वेरी कोर कैटेगरी है जो आपके पास होना चाहिए। बट उसके साथ में आप एक थीमेटिक या स्मॉल कैप जो है वो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि मेरे को अभी भी लगता है कि ओके। इंडिया की जो स्टोरी है बहुत स्ट्रांग है और नेक्स्ट 10 साल में जी। वो स्टोरी प्ले आउट होगी वेरी नीश सेगमेंट्स में। तो वो नीश सेगमेंट्स भी आपके पास होनी चाहिए टू टेक केयर ऑफ दैट वेल्थ क्रिएशन। But large and mid as a portfolio, as a category itself, I believe gives you a very well diversified market cap allocation. और साथ में बिकॉज 35-35 आपका मिनिमम लार्ज एंड मिड रहता है, तो एक फंड मैनेजर का बायस भी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कैटेगरी वो थोड़ा सा वो टेक्स केयर ऑफ दैट। तो दैट ऑल्सो विल बेनिफिट यू एज अ कोर एलोकेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। But a large and mid, along with a small cap, along with a thematic fund, I think will be a good allocation. अगर आप 10 साल का व्यू रख रहे हो, अगर आपका व्यू नेक्स्ट 1-2 years का ही है एज अ मार्जिनल इन्वेस्टर, तो आई वुड रिकमेंड हैविंग लार्जर पोर्शन इन द लार्ज एंड मिड कंपेयर टू द अदर थीमेटिक स्मॉल कैप मे बी। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट।